गुड इवनिंग, आवाज आ रही है आप लोगों को? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अब आ रही है, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? कैसे हैं आप लोग? मैं बढ़िया एकदम। आप बताइए, क्या हाल चाल आप लोगों के? मस्त सभी। ना वीडियो आ रही है? देव शर्मा बोल रहा है बस सर आपकी कृपा है। अच्छा, वीडियो आ रही है? चलिए चलिए। और पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? नमस्ते नमस्ते सचिन, राधे राधे। राम 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 राम, जय जिनेन्द्र। खुश रहो। तो फिर कल तो आपका, कल कुछ होमवर्क होमवर्क कुछ डिस्कशन के लिए बोला था ना? डिस्कशन होगा O1 O2 S1 का। अच्छा, पहले पढ़ लें थोड़ा, पहले थोड़ा पढ़ लें क्या? कंपाउंड एंगल पढ़ लें थोड़ा पहले, तो डिस्कशन कर लेंगे। न्यूजीलैंड हार जाएगी तो इंडिया की ग्रुप, लेकिन न्यूजीलैंड अच्छी, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया देखते हैं, कर लेना मैच। चलिए 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 चलिए। अच्छा, आपने थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हैं? सभी ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हैं आप लोग? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हैं आप सब लोग? मैं पूछ लूं आपसे, क्वेश्चन वगैरह पूछ लूं क्या? क्वेश्चन वगैरह पूछ लूं क्या आपसे? चलिए। चलिए राजवीर बताइए। राजवीर, यस सर। बताइए सेक 30 की वैल्यू बताइए। किसकी सर? सेक 30। सेक 30? हाँ सर सेक 30 के लिए 2/√3। चलिए। साइड में लिख के देख लिया क्या बुक में? देखा नहीं सर, चलिए उंगलियों चलिए। से उंगलियों से। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे याद किया है क्या? यस सर, वो उंगली वाली ट्रिक से करा था। अच्छा अच्छा, तो चलिए सर बताइए कोसेक 30 की बताइए, कोसेक 30 की। कोसेक 30 यानी साइन 30 1/sin 30, तो सर वो 2/1 हो जाएगा। तो 2 मतलब 2। हाँ 2 हो सही है। जाएगा। चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, गुड, वेरी गुड। ओके। ठीक। चलिए मोहन, मोहन झा, मोहन झा आप बताइए। मोहन झा, यस सर। आवाज आ रही है आपको? हाँ सर। बताइए कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है? कॉट 30। कॉट 30 जल्दी बताइए। 30 सर √3। √3। यस सर। चलिए गुड, वेरी गुड। ठीक। चलिए प्रशांत आप बताइए, प्रशांत कुमार, प्रशांत कुमार आप बताइए cos 0 की वैल्यू। cos 0 1।
गुड। और बताइए, आप बताइए साइन 45। साइन 45 साइन 45 1 बाई रूट 2 सर। करेक्ट। ये बताइए सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताइए, टेन स्क्वायर के टर्म्स में क्या होगी? 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। नो सर 1 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर। ठीक है, चलिए वेरी गुड। चलिए, मतलब पढ़ के आए हैं आप लोगों ने, पढ़ाई की है मतलब आपने। चलिए गुड गुड, वेरी गुड। चलिए तो स्टार्ट करें फिर। केविन आपसे पूछा जाए। चलिए केविन बताइए, आप बताइए। आवाज आ रही है केविन? केविन, अरे ये क्या हो हेलो गया सर। यार? आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ बताइए, 1060 की वैल्यू बताइए, 1060। √3। चलिए वेरी गुड। cosec 60 की वैल्यू बताइए, cosec 60। 2√3। 2 √3। 2/√3। 2/√3। चलिए गुड, वेरी गुड। चलिए ठीक है। हाँ दिव्यांशु बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? सर कल वाले क्वेश्चन जो आपने दिया है टाइप 2 का, जो होमवर्क वाला क्वेश्चन, हाँ उसका आंसर नहीं आ रहा है। कौन से वाले का? टाइप 2 का क्वेश्चन आपने दिया था होमवर्क में। एक मिनट, क्वेश्चन बताओगे आप मुझे? यस सर। सर क्वेश्चन था SN इक्वल्स टू 3 + 8 + 15 + 24 +24। यस सर, ठीक है प्लस अप टू n टाइम। चलिए कर लेते हैं सर। देख लीजिए, सभी देख लीजिए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन किया था आप लोगों ने, क्वेश्चन किया था आप लोगों ने ये। चलिए इनके लिए तालियां होनी चाहिए। हाँ, जिन्होंने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया था उनके लिए तालियां होनी चाहिए। वेरी गुड, वेल डन। अप टू n टर्म्स। पढ़ाई करने लगे हो मतलब आप लोग हैं, पढ़ाई करने लगे हो, वेरी गुड। चलिए फिर हम इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, देखिए इसका जो डिफरेंस है, आपका डिफरेंस ये कितना आ रहा है 5, ये कितना आ रहा है, ये कितना आएगा आपका 7, और ये कितना आ रहा है 9। तो डिफरेंस आपका एपी में आ रहा है, डिफरेंस एपी में आ रहा है। चलिए डिफरेंस किस में आ रहा है? एपी में आ रहा है। चलिए तो हम क्या करेंगे, एक टर्म शिफ्ट करके लिखेंगे। तो ऐसे है आपके पास 3 + 8 + 15 + 24, इस तरीके से ये tn तक, ठीक है। और फिर एक टर्म शिफ्ट करके लिखेंगे तो इसके 8 के नीचे आएगा 3, 15 के नीचे आएगा 8, 24 के नीचे आएगा 15, और इसके नीचे आएगा tn - 1, और इधर आएगा tn। फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो LHS में आपका क्या आएगा, LHS में 0 आएगा, इधर बनेगा 3, इधर बनेगा आपका 5, 7, 9, इस तरीके से बनेगा ये। और ये बनेगा आपका tn - -1 तक, और इधर -tn। तो ये आपकी कितनी टर्म्स होंगी, n - 1 टर्म्स होंगी, ठीक है। फिर इस tn को इस साइड ले आएंगे, हम इधर ले आएंगे tn को। आपका tn हो जाएगा 3 + 5 + 7 + 9, इस तरीके से आपका ये n - 1 टर्म्स तक, ठीक है। हाँ 3 भी ले सकते हैं, हाँ वेरी गुड है। आर्यन, हाँ दिव्यांशु बोल रहे हैं सर एपी में 3 को भी इंक्लूड कर सकते हैं क्या? तो यहाँ पर देखिए, अगर 3 को भी इंक्लूड कर लोगे तब भी आपकी एपी बन जाएगी। सभी अगर ध्यान से देखो, अगर इस 3 को भी इंक्लूड कर लें अगर हम, तो ये पूरी एपी बन जाएगी, इसमें n टर्म्स हो जाएंगे फिर। क्योंकि देखिए ये 5, 7, 9, ये तो इसमें कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है, तो इसका भी तो कॉमन डिफरेंस 2 है,
तो इस 3 को भी इंक्लूड कर लेंगे हम इसमें, इससे आपकी पूरी एपी बन जाएगी। ठीक है, सही है ना, कर सकते हैं ना इसे। तो हमने क्या किया, इस पूरे को ही इंक्लूड कर लिया, 3 को भी इंक्लूड कर लिया। तो ये अब इसमें कितने टर्म्स हो जाएंगे आपके, n टर्म्स हो जाएंगे। पहले n-1 टर्म से 3 को भी इंक्लूड कर दिया तो आपके n टर्म्स हो जाएंगे। तो n टर्म्स, तो n/2 प्लस 2a 2a n-1d, d कितना है, 2 है आपका। तो देखिए ये 2 ये 2 ये 2 गया यहाँ से, तो tn आ जाएगा n 3 प्लस n-1, तो आपका इससे ये आ जाएगा n+2, तो n+2 आ जाएगा, n+2 आ जाएगा। करेक्ट है क्या ये, करेक्ट है क्या ये? ठीक है, n+2 तक यहाँ तक आ जाएगा ये। तो अब tn आपको मिल चुका है, क्या मिल चुका है, n² प्लस 2n। तो इसमें Sn निकालने के लिए क्या लगा देंगे, समेशन लगा देंगे, सिग्मा लगा देंगे। ये तो यहाँ से इसको ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपका सिग्मा, सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस तरीके से। और ये n2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो इधर से आएगा आपका कितना आएगा, n+1 2n+1/6, और इधर से आएगा n+1/2। इससे 2 से 2 कटेगा, यहाँ से क्या कर सकते हैं, n+1 कॉमन ले सकते हैं, तो इधर 2n+1/6 + 1 ये आ जाएगा। तो आपका आ जाएगा n+1 और ये आ जाएगा 2n+7/6। ये क्लियर है क्या? 3 को इंक्लूड नहीं करोगे तो विधि तब भी आएगा आंसर आपका, तब भी आ जाएगा आंसर, तब भी आएगा। हाँ आलोक बोलिए। सर ये जो समेशन में जो होता है n जो रहता है नीचे, वो हमेशा 1 से ही स्टार्ट होता है क्या? हाँ 1 से ही स्टार्ट होगा ना आपका, क्योंकि n टर्म्स आपकी 1 2 3 इस तरीके से nth टर्म का सम चाहिए आपको। यस। हाँ ये देख लीजिए, अरे 3 को एक्सक्लूड करके भी आप निकाल सकते हो ना। यहाँ पर 3 को अगर एक्सक्लूड कर दोगे, इधर n-1 टर्म्स का सम लिख लेना। n-1 टर्म्स का सम क्या आएगा, n-1/2 2a, 2a कितना हो जाएगा 10, फिर आएगा n-1 -1d, तो n-2d, d कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। हरिओम बोल रहे हैं मेरा तो 3 एक्सक्लूड करके भी आ गया, बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। 3 को एक्सक्लूड करोगे तब भी आ जाएगा, तब आपके n-1 टर्म्स रहेंगी। अगर 3 को आप इंक्लूड नहीं करोगे तब फिर आपकी n-1 टर्म्स रहेंगी। ठीक है, निशांत बोल रहा है मेरा भी आ गया था 3 को एक्सक्लूड करने से। हाँ n को n-1 टर्म्स रहेंगी फिर आपकी, अगर 3 को एक्सक्लूड करोगे। अगर 3 को इंक्लूड कर लोगे तो आपकी n टर्म्स हो जाएंगी फिर। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ सही है, देव बोला मैंने इंक्लूड करके किया था, सही है, इंक्लूड करके भी आ जाएगा आपका बिल्कुल। चलिए स्टार्ट करें फिर, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें। चलिए चलिए हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए। देखिए आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो कंपाउंड एंगल है। कंपाउंड एंगल को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज भी बोलते हैं। ठीक है, और कुछ लोग इसे ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 भी बोलते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस एंड आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस एंड आइडेंटिटीज, इसको कंपाउंड एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, इसको कंपाउंड एंगल भी बोलते हैं।
टाइप 3 का होमवर्क वाला क्वेश्चन, टाइप 3 का हो गया था क्या? टाइप 3 वाला उसको लास्ट में डिस्कस कर लेंगे अमन, ठीक है? लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? चलिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्री जो आपका चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, क्योंकि देखिए आपके आगे वाला जो चैप्टर आएगा ना आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो उसका पूरा नॉलेज इसी चैप्टर्स पे बेस है कि अगर ये चैप्टर अगर आपको अच्छे से आता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आपसे अच्छे से बनेगा। तो एक चैप्टर आता है आपका सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, तो वो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल आपका पूरा कंपाउंड एंगल पर बेस्ड है बेसिकली। अगर कंपाउंड एंगल आपको अच्छे से आता है तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल आपको बहुत इजी लगेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है वो आपका काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसे बहुत अच्छे से मेहनत करके इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर इसमें दिक्कत रही तो फिर आगे जाके आपको आगे वाले चैप्टर्स में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का यूज जो है वो बाकी के चैप्टर में हो जाता है। आगे जब आप पढ़ेंगे 12th में बहुत सारे चैप्टर्स में भी इसका थोड़ा बहुत यूज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है। तो इसमें मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ही बहुत इजी है, बस इसमें थोड़े से फार्मूले ज्यादा हैं, बस फार्मूले ज्यादा हैं। तो बस आपको क्या करना है, फार्मूले याद करने हैं। अगर आपको फार्मूले याद है तो ये चैप्टर बहुत इजी है, ठीक है। तो बस थोड़ा सा नंबर ऑफ फॉर्मूले थोड़े ज्यादा हैं इसमें, तो रटने हैं बेसिकली, हाँ बोल सकते हैं कि रटने हैं फॉर्मूले। चलिए नेक्स्ट इसमें हेडिंग डालेंगे हम। सबसे पहली हेडिंग है मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, एंगल्स को किस तरीके से मेजरमेंट किया जाता है वो हम देखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें मान लीजिए ये आपकी दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, ठीक है। इसको एक्स वाई एक्सिस भी बोल सकते हैं आप, मैंने 1 बोल दिया है और इसे सेकंड बोल दिया है, ठीक है। और आपका ये ओरिजिन मान लीजिए, ये ओरिजिन है, इसको मैंने ओ बोल दिया है, और एक लाइन है आपकी इस तरीके से ओ ए, ठीक है, ओ ए। तो इस लाइन का, ओ ए लाइन का और जो फर्स्ट लाइन है आपकी ओ ए लाइन का, और ये जो फर्स्ट लाइन है आपकी इसके बीच में जो एंगल है मान लीजिए, वो इसके बीच में एंगल मान लीजिए ये थीटा है, ठीक है, थीटा है। तो हमको इसको इस तरीके से मेजर है कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में से मेजर करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं, कि अगर किसी एंगल को आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव लिखोगे आप, ठीक है। तो अगर इस तरीके से मेजर करेंगे आप इस तरीके से, तो ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस हुआ आपका। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर इस तरीके से मेजर कर रहे हैं आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जो एंगल लिखेंगे आप वो पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए ये एंगल आपका मान लीजिए 30 डिग्री है, ठीक है, ये एंगल आपका 30 डिग्री है, ठीक है। तो कोई इस तरीके से भी तो मेजर कर सकता है। मैंने आपको क्या बोला है कि ओ ए और जो आपकी ओ आई बोल दीजिए, इसे फर्स्ट बोल दीजिए, कि इसके बीच में जो एंगल है वो 30 डिग्री है। तो कोई बोलेगा मैं तो इस तरीके से मेजर कर सकता हूँ कि इधर से एंटी क्लॉकवाइज आपने मेजर किया तो आप इसे 30 डिग्री बोलोगे, और कोई इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी तो मेजर कर सकता है कि इस तरीके से आपने मेजर कर लिया कि इधर से आप गए और ये मेजर किया आपने, ये भी तो एंगल है, ये भी तो आपका एक एंगल है, क्लियर है। तो ये एंगल कितना होगा आपका, ये एंगल कितना होगा, देखिए आप यहां से गए, यहां से ये, तो अगर आप पूरा चक्कर लगा लेते यहां से यहां तक तो कितना एंगल हो जाता, वो 360 एंगल हो जाता, पूरा चक्कर लगा लेते तो। लेकिन अभी आपको यहीं रुक जाना है, यहीं रुक जाना है, तो 360 माइनस 60, लेकिन आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसे मेजर कर रहे हैं। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम नेगेटिव एंगल में लेंगे। तो आपका ये कितना आएगा 330, लेकिन किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो ये माइनस 330 डिग्री होगा आपका, माइनस 330 डिग्री होगा। क्लियर है क्या आपको, ये क्लियर है क्या ये, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए ये आपका एक एंगल है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो ये जो एंगल है आपका ये इधर मान लीजिए ओ ए, ये इधर है, तो आपको इधर से ही मेजर करना हमेशा। देखिए ये जो एंगल है ना, इसी लाइन से मेजर करोगे आप, इसी लाइन से मेजर करोगे, इस लाइन से इस लाइन का। तो मान लीजिए ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल कितना होगा,
120 डिग्री, 120 डिग्री होगा, ठीक है। और आप इसे अगर देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप इसे मेजर कर रहे हैं तो एंगल कितना आप पॉजिटिव लोगे, पॉजिटिव 90 + 30, वेरी गुड, 90 + 30, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा आपका 120 डिग्री, पूरा एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। क्लियर है ये, क्लियर है ये, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए आप, इसमें लिख लीजिए साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन मतलब कि हमको किस तरीके से पॉजिटिव लेना है एंगल को मेजर करते हुए और किस तरीके को नेगेटिव लेना है। तो देखिए अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस तरीके से मेजर कर रहे हैं एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसको आप पॉजिटिव लोगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन will be indicate positive angle, will indicate positive angle, ठीक है। विधि एक बार और देख लीजिए, आपने क्या मेजर किया, देखो हमें OA और OI इस लाइन के बीच में एंगल बताना है। तो अगर आप इस तरीके से मेजर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से, तो ये तो आपका 30 डिग्री आएगा। लेकिन आप इस तरीके से भी तो मेजर कर सकते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आप इधर गए, इधर से घूम के फिर ये पूरा एंगल लिया आपने, तो ये पूरा एंगल लिया इस तरीके से, ये भी तो आपका OA और OI के बीच में एंगल होगा। लेकिन अब आपने जो मेजर किया है एंगल वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम नेगेटिव वैल्यू लेते हैं एंगल की। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप मेजर कर रहे हैं तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए अगर आप पूरा चक्कर लगा लेते, यहाँ से पूरा यहाँ तक वापस आ जाते तो पूरा 360 होता, लेकिन आपको यहाँ से यहीं तक रुक जाना है। तो 360 और 30 डिग्री पहले ही रुक जाना है, तो 360 - 30 डिग्री 330 डिग्री हो जाएगा। और हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, अगर आप इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, तो क्लॉकवाइज टर्निंग will indicate negative angle, will indicate negative angle। जो क्लॉकवाइज टर्निंग होगी वो आपको आई क्यों लिखा है, आई कहाँ लिखा है मैंने अमन, आई मतलब वो सेकंड है, वो आई मतलब सेकंड का साइन है, ठीक है, वो सेकंड मतलब, हाँ मतलब मैंने इस लाइन को बोल दिया कि इस लाइन को मैं फर्स्ट बोल रहा हूँ, इसको सेकंड बोल रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, कुछ नहीं है वो लाइन, इस वर्टिकल लाइन को मैंने सेकंड बोल दिया। आप बाय बोल दीजिए, इसको एक्स बोल दीजिए, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए ये जो आपका वर्टिकल लाइन है और ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको फर्स्ट बोल रहा हूँ मैं, सेकंड बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये एंगल कितना होगा आपका पूरा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पूरा एंगल कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल होगा, ये एंगल कितना होगा 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। यहाँ से यहाँ तक ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा 270 डिग्री होगा, 270 डिग्री होगा। अब यहाँ से वापस मैंने पूरा चक्कर लगा के यहाँ पहुंच गया, तो ये एंगल कितना होगा 360 होगा, 360 डिग्री। क्लियर है क्या, क्लियर है ये सभी को क्लियर है, ठीक है। अब देखिए ये जो एंगल है आपका, ये आपकी वर्टिकल लाइन है और ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये फर्स्ट ये सेकंड। तो इस क्वाड्रेंट में जितने भी एंगल होते हैं, देखिए इस क्वाड्रेंट में जितनी भी एंगल होंगे इसको हम बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट।
चलिए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना एंगल होगा, 0 डिग्री होगा। यहाँ पर आपका कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यहाँ पे आपका 180 डिग्री होगा। यहाँ पे आपका 270 डिग्री होगा। फिर से यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, तो आपको बताना है कि वो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में होंगे। ठीक है, आपको बताना है कि वो एंगल होंगे वो किस क्वाड्रेंट में होंगे। ये आपको बताना है कौन कौन से क्वाड्रेंट में होंगे। ठीक है, 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में होगा, 240 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, 315 डिग्री किस क्वाड्रेंट में होगा, -150 डिग्री किस क्वाड्रेंट में होगा, 1085 डिग्री किस क्वाड्रेंट में होगा, ये बताना है आपको। ठीक है, हाँ अभय आपके बहुत कुछ क्लोज है आपके। हाँ शिवरा पे तो आपके आंसर पूरे करेक्ट हैं। शिवरा पे तो आपके पूरे सारे आंसर करेक्ट हैं आपके। देव शर्मा आपके करेक्ट हैं। कार्तिकेय आपके भी सारे आंसर करेक्ट हैं। श्रेयस आपके भी सारे आंसर करेक्ट हैं। दिशांत आपके गलत हैं। आलोक आपके भी सारे आंसर करेक्ट हैं। हाँ वानी सही है आपका, -150 डिग्री। हाँ हाँ अभय आपके भी सारे आंसर करेक्ट हैं। देखिए 120 डिग्री आपका किस, हाँ 2 3 4। हाँ मोहित आपके भी सारे आंसर करेक्ट हैं। जयवर्धन आपका लास्ट आंसर गलत है, बाकी सारे करेक्ट हैं। हाँ पॉलमी आपके भी आंसर बिल्कुल सारे करेक्ट हैं। अभिषेक आपका जो सेकंड लास्ट आंसर है वो गलत है, बाकी सारे सही हैं। प्रभात आपके चारों आंसर सही हैं। हाँ चलिए देख लेते हैं आप। हाँ हाँ सुमित सही है आपका। देखिए 120 डिग्री ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा ना। ये देखिए आपका 1 है, ये आपका सेकंड है। सॉरी 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। देखिए क्योंकि यहाँ तक तो आपका देखो 0 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 180 डिग्री है, ये आपका 270 डिग्री है, फिर ये आपके वापस 360 डिग्री हो जाता है। तो देखिए ये जो एंगल है वो 90 से बड़ा है। 90 से बड़ा है तो यहाँ से आगे आएगा, और 180 से छोटा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही आएगा। ये आपका 120 डिग्री। फिर आपका 240 डिग्री, देखिए 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है। 240 डिग्री 180 से बड़ा है, 270 से छोटा है, तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा ये। फिर ये देखिए 315 देखिए जो आपका 270 से तो बड़ा है और 360 से छोटा है। ठीक है, तो ये आपका कौन से क्वाड्रेंट, 270 से बड़ा है ये आपका, और 360 से छोटा है 315, तो आपका ये किस में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये जो 150 डिग्री है, -150 डिग्री, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक तो ये 19 आएगा, यहाँ आएगा ये -150 डिग्री। -150 डिग्री आपका किस में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक तो ये -90 डिग्री होगा, -90, और फिर और आगे जाने पड़ेगा आपको, और आगे जाना पड़ेगा -150 करने के लिए, तो आपका ये आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। और ये जो 1085 लिखा है ना, ये लिखा है 3 × 360 + 5, ये लिखा है 3 × 360 + 5। तो आपको 3 चक्कर लगाने हैं। 3 × 360 मतलब एक पूरा चक्कर लगा लिया तो 360, फिर दूसरा पूरा चक्कर लगा लिया, फिर तीसरा पूरा चक्कर लगा लिया, और फिर 5 डिग्री आगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा।
तो ये आपका किस में आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्लियर है क्या? तो आंसर आपके आ गए सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फिर थर्ड क्वाड्रेंट, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या सभी को? ठीक है, 1080 तो आपका इस लाइन पर आएगा, देखिए फर्स्ट वाली लाइन पर आएगा, क्वाड्रेंट में नहीं आएगा। ठीक है प्रणव, आपका 1080 मतलब 3 चक्कर लगा लिया आपने। पहला चक्कर लगाओगे तो एंगल आपका 360 कंप्लीट हो जाएगा। फिर दूसरा चक्कर लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 720। फिर तीसरा चक्कर लगाओगे तो 1080। क्लियर है क्या? नाइन्टी डिग्री का होता है तो उसमें कोई क्वाड्रेंट आपसे बोला जाएगा 90 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में, तो आप नहीं बताओगे, क्योंकि 90 डिग्री आपके ना ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना ही सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो ऐसा आपसे पूछा नहीं जाएगा। क्वाड्रेंट में नहीं होते। हाँ, देव शर्मा सही बोल रहे हैं कि 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं होते हैं। ये तो आपकी एक्सिस पर ही लाई करते हैं, आपकी एक्सिस पर ही लाई करेंगे। क्वेश्चन नहीं आएगा सुमित, क्वेश्चन नहीं आएगा, आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक्सिस पर ही लाई करते हैं, ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़े, नेक्स्ट आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। पहला है आपका डिग्री सिस्टम। पहला है आपका डिग्री सिस्टम। ठीक है, हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। आलोक, अगर 90.09 हुआ तो वो किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है आलोक, पहला सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, डिग्री सिस्टम। पहला है आपका डिग्री सिस्टम कि हम एंगल को किस किस सिस्टम में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या उनकी यूनिट्स हैं वो हमको देखना है। तो पहला आपका आता है डिग्री सिस्टम। तो इसमें लिखिए आप, डिग्री सिस्टम में लिखिए, when we draw a line perpendicular to another, and then divide the angle between them in 90 equal parts. 90 equal parts. Then each part will be equal to 1 डिग्री। ठीक है, देखिए आपको इस तरीके से यहाँ पर देखिए, सभी मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आपकी मान लीजिए दो लाइंस हैं, वो उनके बीच में जो एंगल है वो राइट एंगल है। ठीक है, उनके बीच में जो एंगल है वो एक राइट एंगल है। ये आपकी दो लाइन है मान लीजिए। ठीक है, और उनके बीच में जो एंगल है वो आपका एक राइट एंगल है। तो इस राइट एंगल को, ठीक है, इस राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में अगर आप डिवाइड करेंगे, 90 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है, इस तरीके से 90 इक्वल पार्ट्स में आपने इसे डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो एक जो पार्ट रहेगा उसका जो एंगल होगा वो क्या होगा, 1 डिग्री होगा। ये आपने 90 इक्वल पार्ट्स में से डिवाइड कर दिया एक राइट एंगल को, तो एक पार्ट का जो एंगल रहेगा वो आपका क्या रहेगा, 1 डिग्री रहेगा। ठीक है,
एक राइट एंगल था आपका, राइट एंगल, ठीक है, इस तरीके से दो लाइंस थी आपकी, परपेंडिकुलर थी आपकी लाइंस, ठीक है, तो उनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या रहेगा आपका, राइट एंगल रहेगा। तो उस राइट एंगल को अगर मैं 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो एक पार्ट का जो एंगल होगा वो क्या रहेगा, 1 डिग्री रहेगा, ठीक है। इस तरीके से ये डिग्री आपकी डिफाइन होती है। तो इसमें लिख लीजिए वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब फर्दर अगर आप एक राइट एंगल को, ठीक है, 60 इक्वल पार्ट में, सॉरी अगर एक 1 डिग्री को अगर आप 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 डिग्री को 60 इक्वल, जैसे मान लीजिए ये आपका एंगल है ये, ठीक है, ये आपका 1 डिग्री है, ठीक है, ये आपका 1 डिग्री है, ठीक है। तो इसको अगर आप फर्दर आप अगर 60 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इस 1 डिग्री एंगल को फर्दर 60 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इस 1 डिग्री को, ठीक है। मान लीजिए आपने ये 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ऐसे, ठीक है, तो आपका 1 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, 60 मिनट के इक्वल हो जाएगा। तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है आपका, 60 मिनट। मिनट्स, ठीक है। और जो 1 मिनट होता है उसको अगर हम 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, 1 मिनट को फर्दर अगर हम 60 पार्ट में डिवाइड कर दें तो वो क्या हो जाएगा, 60 सेकेंड। तो 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है, 60 सेकेंड। तो देखिए मिनट को हम इस तरीके से डैश से डिनोट करते हैं, ठीक है, 60 डैश इस तरीके से। तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स और ये 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड हो जाएगा आपका, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि एक एंगल है आपका 15.5 डिग्री, 15.5 डिग्री, तो इसे आपको मिनट में लिखना है, तो आप लिखोगे कि ये है आपका 15 डिग्री, ये आपका 15 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री, प्लस 0.5 डिग्री, इस तरीके से है 15 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री। तो 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो हाफ डिग्री में कितने मिनट होंगे, हाफ डिग्री में हाफ डिग्री में कितने मिनट्स होंगे, 30 मिनट्स होंगे। तो इसको आप लिखोगे 15 डिग्री 30 मिनट्स, क्या लिखोगे, 15 डिग्री 30 मिनट्स। क्लियर है क्या ये, क्लियर है, ठीक है। चलिए टोटल मिनट्स में पूछे तो फिर आप उसमें क्या कर दोगे, 1 डिग्री कितने किसके इक्वल होता है, 60 मिनट के इक्वल होता है 1 डिग्री। तो 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप इसमें, अगर पूरा मिनट में पूछा है तो, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये बोला है ना, देखिए 15.5 डिग्री बोला है, अगर एक आपका एंगल है 15.5 डिग्री, तो ये क्या है 15 डिग्री और प्लस 0.5 डिग्री। तो 0.5 डिग्री, देखिए आपको पता है 1 डिग्री 60 मिनट होता है, 1 डिग्री 60 मिनट होता है। तो हाफ डिग्री मतलब 0.5 डिग्री क्या होगा, 30 मिनट होगा। तो 15 डिग्री 30 मिनट ये हो जाएगा। इसको आप इस तरीके से डिग्री और मिनट्स के टर्म्स में लिख सकते हो, ठीक है, क्लियर है। सेकंड में तो आप वही फिर क्या करोगे, अगर इसको देखिए मेरे को सेकंड में कन्वर्ट करना होता, इसको सेकंड में कन्वर्ट करना होता, तो ये 30 मिनट के इक्वल है और 1 मिनट किसके इक्वल है, 60 सेकंड के इक्वल है। तो मैं 60 से मल्टीप्लाई कर देता तो सेकंड में आ जाता आपका। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आपका सिस्टम आता है रेडियन सिस्टम। अभी हमने क्या देखा था, डिग्री सिस्टम देखा था। राजीव पांडे क्या डाउट है आपको? हाँ आज डिस्कशन होगा ना, बिल्कुल। बस आप रेडियन सिस्टम और पढ़ लेते हैं फिर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रेडियन सिस्टम और पढ़ लेते हैं।
चलिए राजीव, ये देख लीजिए, आपको अगर बोला गया है कि 15.5 डिग्री जो है, आपको इसको आपको डिग्री और मिनट में कट करके लिखना है, डिग्री और मिनट में कन्वर्ट करके लिखना है, तो आप ऐसे इस तरीके से लिख सकते हो 15 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री। अब 0.5 डिग्री मतलब हाफ डिग्री, बेसिकली हाफ डिग्री, और मुझे पता है 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो हाफ डिग्री में कितने मिनट होंगे? 30 मिनट होंगे। तो इसको आप लिख सकते हैं 15 डिग्री 30 मिनट्स। हाँ, डबल डैश सेकंड का साइन है अमन, डबल डैश आपका सेकंड का साइन है और सिंगल डैश मिनट का साइन है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, रेडियन सिस्टम। रेडियन सिस्टम में लिखिए आप, if the length of arc is equal to radius then the angle subtended by it at the center of the circle is equal to 1 रेडियन। रेडियन को ऐसे सी से डिनोट करते हैं हम, 1 के ऊपर सी लगा दिया तो इसका मतलब होता है 1 रेडियन। ठीक है, जैसे इसको देख लीजिए, मान लीजिए एक सर्कल है आपका, ठीक है, एक सर्कल है और इसकी रेडियस आपकी कितनी है? आर है, इसकी रेडियस आर है। तो आपने मान लीजिए एक आर्क लिया, आर रेडियस का एक आर्क लिया आपने, ये आर्क, मान लीजिए इस आर्क लेंथ भी आपकी कितनी है? ये ए बी जो आर्क है आपका, इसकी लेंथ भी मान लीजिए आर है। तो ये जो आर्क है वो सर्कल के सेंटर पर जो एंगल सब्टेंड करेगा वो आपका 1 रेडियन के बराबर होगा, 1 रेडियन के बराबर होगा। तो रेडियन को इस तरीके से हम छोटा सा सी बना देते हैं, उससे डिनोट करते हैं। ठीक है, 1 रेडियन के बराबर होगा। देखिए मान लीजिए एक सर्कल है आपका, ठीक है, जिसकी रेडियस आर है, तो आपने एक आर लिया सरकमफेरेंस पर उसकी सर्कल की, तो उस आर्क की लेंथ अगर आर है, उस आर्क की लेंथ भी अगर आर है, उसी रेडियस के इक्वल है, ठीक है, तो जो आर्क आपका सर्कल के सेंटर पर जो एंगल सब्टेंड करेगा वो 1 रेडियन के बराबर रहेगा। ठीक है, आपको पता भी है कि L इक्वल टू आर थीटा होता है। आर्क लेंथ का फार्मूला यही होता है क्या? आर्क की लेंथ का फार्मूला यही होता है क्या? ठीक है, आर्क की लेंथ का फार्मूला L इक्वल टू आर थीटा होता है। तो मान लीजिए L भी आपका R के इक्वल हो गया, इफ L इक्वल टू R, तो आपका क्या हो जाएगा? R इक्वल टू आर थीटा। तो यहाँ से आपका थीटा क्या आ जाएगा? 1। तो ये जो 1 है ना वो रेडियन के इक्वल आता है, क्योंकि यहाँ पर जो हम थीटा यूज करते हैं वो रेडियन में करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो रेडियन को इस तरीके से हम छोटा सा सी लगा देते हैं, उससे डिनोट करते हैं। हाँ लोग सही बोल रहे हो आप। ठीक है, देख लीजिए फिर से एक बार, एक सर्कल है, उसकी रेडियस आर है और उसकी सरकमफेरेंस पर हमने एक आर्क लिया जिसकी लेंथ भी आर के इक्वल है, तो आपका जो एंगल सब्टेंड करेगा ये वाला आर्क सेंटर पे वो 1 रेडियन के बराबर होगा। ठीक है, यही आपकी डेफिनेशन है रेडियन की। तो आपको पता है आर्क की लेंथ का फार्मूला ये होता है L इक्वल टू आर थीटा। यहाँ पर जो थीटा होता है वो रेडियन में होता है। ठीक है, और अगर ये L जो आर्क की लेंथ है वो अगर आपकी आर के इक्वल हो गई, तो यहाँ पर आर रखोगे आप, तो आर इक्वल टू आर थीटा, यहाँ से आर कैंसिल होगा, तो थीटा कितना आ जाएगा? 1। तो 1 जो आता है बेसिकली वो एक 1 रेडियन है। तो रेडियन को हम सी से इस तरीके से डिनोट करते हैं, सी ऊपर लगा देते हैं, 1 के ऊपर सी, इसका मतलब होता है ये 1 रेडियन है। ठीक है,
क्लियर है क्या सभी को? जो 1 रेडियन की जो वैल्यू होती है आपकी, 1 रेडियन की जो वैल्यू होती है आपकी, ठीक है, इसको लिख लीजिए। ये अप्रोक्सीमेटली ये काफी आपका यूज होगा, 57.2 डिग्री के इक्वल होती है। नोट करके लिख लीजिए इसे, ठीक है। 1 रेडियन की जो वैल्यू होती है वो 57.2 डिग्री के बराबर होती है। इसका यूज होगा आपका आगे जाके, ठीक है, ठीक है, करेक्ट है ये, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखिए जो कन्वर्जन है, रिलेशन इन, नेक्स्ट देखिए रिलेशन इन सिस्टम। रिलेशन इन सिस्टम का मतलब, अगर आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो किस तरीके से फॉर्मूला आपका यूज होगा वो देखिए। डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री इक्वल टू r अपॉन पाई, ये फॉर्मूला यूज होगा। डी, ये डी है, ठीक है, आपका डी, ठीक है, ये डी है आपका, तो डिग्री के लिए यूज हुआ है, तो ये फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ पर डी जो है, डी इज द एंगल इन डिग्री, आर इज द एंगल इन रेडियन, ठीक है। तो अगर आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, एंगल को रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो ये फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो पाई कितना होता है आपका, पाई, पाई रेडियन किसके इक्वल होता है आपका, 180 डिग्री के इक्वल होता है। 2 पाई क्या होता है आपका, 360 डिग्री होता है। इस तरीके से पाई बाय 2 कितना होता है आपका, 90 डिग्री होता है। क्लियर है ये? पाई बाय 6 कितना होता है आपका, 30 डिग्री होता है। ये क्लियर है? रेडियन में कन्वर्ट करना है इन सभी एंगल्स को आपको। इन सभी एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना है। ये देख लीजिए, HW नहीं है, अभी करना है। आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है आपका, आर थीटा होता है, और थीटा, हाँ, थीटा आपका किस में होता है, रेडियन में होता है। तो उस रेडियन को अगर आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, थीटा, हाँ, 2 पाई अपॉन 360। सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही बोल रहे हो। चलिए ये इसको करिए, इनको करिए रेडियन में कन्वर्ट करिए, जल्दी जल्दी, इनको जल्दी जल्दी रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए, जल्दी जल्दी रेडियन में कन्वर्ट कर दीजिए इन्हें। क्या आएगा बताइए, 0 डिग्री आपका क्या आएगा, 0 डिग्री क्या आएगा आपका, 0 रेडियन के बराबर आएगा, 0 रेडियन के बराबर आएगा। 30 डिग्री किसके इक्वल आएगा, 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब पाई बाय 6, 30 डिग्री मतलब पाई बाय 6। 45 डिग्री मतलब पाई बाय 4, 45 डिग्री मतलब पाई बाय 4। 60 डिग्री मतलब 60 डिग्री मतलब पाई बाय 3, 60 डिग्री मतलब पाई बाय 3। 90 डिग्री मतलब पाई बाय 2, 90 डिग्री मतलब पाई बाय 2। 180 डिग्री मतलब पाई, 180 डिग्री मतलब पाई। 270 डिग्री मतलब 3 पाई बाय 2,
3π/2 क्या आएगा 3π/2। 360 मतलब 360 मतलब 2π 360 मतलब 2π। हाँ, और 120 डिग्री मतलब आपका कितना हो जाएगा 120 डिग्री 2π/3 क्या हो जाएगा 2π/3। और 150 डिग्री क्या होगा आपका 150 डिग्री क्या होगा 5π/6। ठीक है 5π/6। हाँ देखिए ये आपका हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका π/6, ये हो जाएगा π/4, ये हो जाएगा π/3, ये हो जाएगा π/2, ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 3π/2, ये हो जाएगा 2π, ये हो जाएगा 2π/3, ये हो जाएगा आपका कितना 5π/6। यही आ रहा है क्या, यही आ रहा है क्या सभी का। आगे बढ़े, यही आ रहा है क्या। बस वो यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे रेडियन इक्वल टू डिग्री इंटू π/180, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है तो 30 डिग्री यहाँ पर पुट कर दीजिए। यहाँ से देखिए कितना कटेगा 6 कटेगा, 6 टाइम तो आपका π/6 हो जाएगा। तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे हम और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, पाई की वैल्यू रखनी नहीं होती है, पाई के टर्म्स में ही आंसर आ जाता है आपका। देव शर्मा, हाँ 22/7 नहीं होता है। ठीक है, ये पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है। ठीक है, ये छोटे बच्चे करते हैं। क्या पाई की वैल्यू 22/7 ये सही है क्या ये सही लिखा है क्या मैंने, क्या ये मैंने सही लिखा है क्या, ये गलत है। ठीक है, पाई एक इरेशनल नंबर है, पाई एक इरेशनल नंबर है आपका, रैशनल नहीं हो सकता। ये तो रैशनल लिख दिया ना आपने, तो ये गलत है। ठीक है, ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, क्योंकि पाई तो एक आपका इरेशनल नंबर है, वो रैशनल नंबर कैसे हो सकता है। 22/7 तो एक रैशनल नंबर है आपका, 22/7 तो रैशनल नंबर है, लेकिन पाई तो आपका इरेशनल है, तो इसके इक्वल कैसे हो सकता है ये गलत है। ठीक है, ये छोटी क्लास में करते थे हम, जब छोटे बच्चे हुआ करते थे तब करते थे, तो ये गलत है। 22/7 इरेशनल कैसे इरेशनल है भाई आलोक, p/q के फॉर्म में लिखा है तो वो रैशनल हो गया ना। चलिए आलोक देखिए 22/7 p/q के फॉर्म में लिखा है तो रैशनल हुआ ना वो। चलिए हाँ, जब छोटे बच्चे थे आप लॉलीपॉप खाते थे। चलिए, तो पाई की वैल्यू होती है वो आपकी होती है 3.14, ये भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है आपकी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। ठीक है, अच्छा अभी मैंने एक आपको बताया था 1 रेडियन जो होता है वो आपका कितना होता है 57.2 डिग्री होता है। 1 रेडियन क्या होता है 57.2 डिग्री होता है, ये बताया था मैंने अभी आपको 1 रेडियन की वैल्यू। ये बताइए ये आपके कौन से क्वाड्रेंट में होंगे, ये बताना है आपको। 1 रेडियन कौन से क्वाड्रेंट में होगा, 2 रेडियन कौन से क्वाड्रेंट में होगा, 3 रेडियन कौन से क्वाड्रेंट में होगा, 4 रेडियन कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये सब बताना है। ठीक है, 1 रेडियन की वैल्यू आपकी 57.2 डिग्री होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कभी कभी यूज होता है इसका आगे जाके आपको, तो आपको याद रखना है ये सभी। हाँ पॉल में आपका सही है, शिवरापित आपका भी सही है, दिशांत आपका भी सही है, जयवर्धन आपका भी सही है, मीनल आपका गलत है।
आदित्य आपका गलत है। अनुष्का आपका सही है। मोहित आपका भी सही है। मीनल गलत है आपका। अभय आपका सही है। आयुष आपका भी सही है। चंदन आपका गलत है। आयुष राज आपका सही है। हाँ, अभिषेक आपका भी सही है। राजवीर आपका भी सही है। कार्तिकेय आपका भी सही है। अंजलि आपका भी सही है। अनन्या आपका गलत है लास्ट वाला। हाँ, उज्जवल कांत आपका सही है। हरिओम आपका गलत है लास्ट वाला। आदित्य आपका सही है। देव शर्मा आपका भी सही है। नकुल आपका भी सही है। सुमित आपका भी सही है। ठीक है, तो देखिए ये कौन से आपके इसमें आएगा। 1 रेडियन तो आपका किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और 2 रेडियन कितना होगा आपका, 2 रेडियन आपका कितना होगा, 114.4 होगा। 114.4 114.4 डिग्री होगा। तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और 3 रेडियन किसके इक्वल होगा, 171.6। तो ये आपका किस में आएगा, ये भी आपका किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ही आएगा। 3 रेडियन भी आपका किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और 4 रेडियन किसके इक्वल होगा, 228.8। सही है क्या ये, 228.8 सही है क्या। ठीक है, ये आपका किस में होगा, ये किस में होगा आपका, ये आपका थर्ड में होगा। तो आंसर क्या था, फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड, ये आंसर था। ठीक है, बहुत से लोगों का सही था आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बस लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ये बताइए, consider a square of side 4 centimeter. Now if an insect runs at a distance of 1 centimeter from the sides of the square, how much distance will it travel in one round? ठीक है, और ये आउटसाइड ट्रेवल कर रहा है आपका, आउटसाइड ट्रेवल कर रहा है, आउटसाइड। ठीक है, मतलब एक स्क्वायर है ना आपका, स्क्वायर है आपका 4 सेंटीमीटर जिसकी साइड्स हैं, तो उसके आउटसाइड में 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस बनाकर आपकी साइड के साथ वो इस तरीके से इंसेक्ट चल रहा है। तो पूरा एक राउंड अगर वो कवर करेगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो। गलत है आपका, उज्जवल कांत गलत है, मीनल गलत है, अभिषेक गलत है, राजवीर गलत है, गलत है शिवरापित, वानी आपका भी गलत है। 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ आर्यन गलत है, गलत है गलत है गलत है गलत है। अभी तक किसी का सही आंसर नहीं आया। गलत है गलत है गलत है गलत है। वनिशा सिर्फ 2 पाई होगा या कुछ उसमें ऐड होगा। स्टार्ट करें इसे, स्टार्ट करें क्या, गलत।
गलत आ रहा है, सबका गलत आ रहा है, किसी का अभी तक आंसर सही नहीं आया है, सबका गलत है, सबका गलत। स्टार्ट करते हैं, चलिए। हाँ, इस किसी का आया अभी, अभी आया किसी का, आलोक, आलोक कुमार। आलोक, आपका आंसर सही है एकदम। आलोक, आपने खुद से किया है। चलिए। चलिए चलिए, गूगल बाबा, गूगल बाबा। चलिए चलिए, ये एक स्क्वायर है आपका, देखिए इस तरीके से, ये स्क्वायर है आपका, ठीक है। तो इसकी साइड जो है 4 सेंटीमीटर है, इस तरीके से। और एक इंसेक्ट है, वो आपका इस तरीके से 1 डिस्टेंस आपका बना के चल रहा है इस स्क्वायर से। ये डिस्टेंस आपका 1 है, 1 सेंटीमीटर। तो इधर इधर ऐसा चलेगा, इधर ऐसा चलेगा 1 सेंटीमीटर बना के, और इधर ये 1 सेंटीमीटर बना के इधर ऐसा चलेगा, और इधर ये 1 सेंटीमीटर बना के ये डिस्टेंस ऐसा चलेगा। अब ध्यान से सुनो। हाँ सुमित, आपका आंसर भी सही है। अब ध्यान से सुनो सभी, देखो अब यहां से यहाँ के बाद, यहाँ के बाद जो अब ये चलेगा ना, तो ये एक आर्क में चलेगा, आर्क में, एक आर्क में चलेगा जिसकी रेडियस 1 होगी। इधर आर्क में चलेगा कोने में, जब इधर चलेगा ना इस साइड से, तो ये आर्क में चलेगा जिसकी रेडियस 1 होगी। यहाँ से 1 डिस्टेंस सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस को मेंटेन करके रखना है। और यहाँ से भी जब वो चलेगा तो ये देखिए एक आर्क में चलेगा इस तरीके से, जिसकी रेडियस क्या होगी, 1 होगी। और यहाँ भी एक आर्क में चलेगा इधर, ये जिसकी रेडियस आपकी 1 होगी। ये 1, ये 1, ये आपकी रेडियस 1, इस तरीके से। इधर भी ये आर्क में चलेगा आपका, इसकी रेडियस 1 होगी, ये 1 रेडियस। अब चमक रहा है क्या? अब चमक रहा है क्या? तो ये डिस्टेंस तो देखिए कितना होगा, 4 होगा, ये भी 4 ही होगा आपका, ये भी 4 होगा, और ये भी 4 होगा। तो 4 4 4 4 कितना हो गया, 16 हो गया। 16 plus 2 pi is the right answer. 16 plus 2 pi is the right answer. तो 16 प्लस, अब देखिए ये और ये वाला पार्ट, ये 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा। तो ये पूरा एक स्क्वायर बन जाएगा। देखिए ये वाला पार्ट, देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो ये कंप्लीट सर्कल बन गया ना रेडियस 1 का, कंप्लीट सर्कल बन गया रेडियस 1 का। तो इसका सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, तो 2 पाई आ जाएगा। तो 16 प्लस 2 पाई आपका आंसर हो जाएगा। ये चमक गया क्या? ये चमक गया क्या? क्लियर है ये? चलिए अब सीट निकाल दीजिए, क्या क्या डिस्कस करना था। O1, O2 एंड S1। वानी एरिया नहीं निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, मल्टीप्लाई नहीं होगा। लाइन में चलकर एकदम से नहीं बढ़ सकता। इस एक बार इसके स्टार्ट वाले पेज दिखा दीजिए, स्टार्ट वाला पेज। हाँ पेरीमीटर निकालना है बेसिकली। हाँ सौदा, पेरीमीटर निकालना है, ये पेरीमीटर होगा ना। टू पाई आर, ये देख लीजिए प्रियांश फर्स्ट, इस चैप्टर के स्टार्ट वाला ये। डायगोनल से पेरीमीटर
डायगोनल कहाँ से आएगा? क्वाड्रेंट वाला डायग्राम, कौन सा क्वाड्रेंट वाला डायग्राम? ये वाला? सीकेंड का यूज कैसे करोगे? चलिए सीक्वेंस एंड सीरीज में कहां तक हमारा डिस्कस हो गया है? सीक्वेंस एंड सीरीज में कहां तक डिस्कशन हो गया है? कहां तक डिस्कस हो गया है? O1 कंप्लीट हो गया है क्या? O1 कंप्लीट डिस्कशन हो गया है क्या? O1 O1 का 6, O1 का 6 तो पहले बता चुके हैं, नहीं बता चुके हैं क्या? ट्रायंगल क्यों बनेगा? हरिओम एक सर्कल, एक 1 रेडियस बना के चलेगा ना, वो 1 रेडियस बना के चलेगा तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, आपका एक आर्क बनेगा, आर्क 1 रेडियस बना के चलेगा ना कॉर्नर में, वो 1 डिस्टेंस मेंटेन करके चलना है उसे। O1 का 6 तो पहले बता चुके हैं ना। इसमें इस क्वेश्चन के मीनिंग का मतलब ये है कि ईच टर्म विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल द टर्म्स आफ्टर दैट टर्म। यहाँ से जो 1 आएगा वो आपका फर्स्ट टर्म आपका 1 दे रखा है, जो जीपी है वो आपकी क्या आएगी? 1 आर आर स्क्वायर आर क्यू, इस तरीके से आएगी। तो 1 की वैल्यू किसकी इक्वल होगी? आर आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू इसकी इक्वल होगी ये, और जो T4 आएगा वो आर क्यू आ जाएगा 1/8। नेक्स्ट O1 का कौन सा? 19। ये दे रखा है तो इसका nth टर्म लिखना है। देखिए इसका हमको क्या लिखना है? nth टर्म। इसका nth टर्म लिख लें और फिर उसमें समेशन नहीं, फिर हम देखेंगे आगे क्या करना है। nth टर्म लिख लेते हैं पहले। तो nth टर्म आपका क्या आएगा? देखिए ये आपका एपी में चल रहा है 357, तो इसका nth टर्म आपका आएगा 2n-1, 2n-1 आएगा। आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही है क्या? हाँ सॉरी, 2n+1 आएगा, 2n+1 आएगा, सॉरी 2n+1 आएगा आपका। इसका nth टर्म क्या आएगा? 2n+1। और नीचे वाला देखिए, नीचे वाला आपका क्या आ रहा है? देखिए फर्स्ट टर्म में एक नेचुरल नंबर का सम आ रहा है, दूसरी टर्म में 2 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम आ रहा है, तीसरी टर्म में 3 नेचुरल नंबर के सम का स्क्वायर का सम आ रहा है। तो ऐसे फोर्थ टर्म में क्या आएगा? आपका 4 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम आएगा, और nth टर्म में n नेचुरल नंबर का टर्म का स्क्वायर आएगा, सम आएगा, सॉरी स्क्वायर का सम। तो tn आपका हो जाएगा 2n+1, तो आपका ऊपर आएगा न्यूमरेटर में चलेगा, नीचे आपका ये आएगा, नीचे यही आएगा क्या? ये चमका क्या? नीचे आपका ये आ जाएगा, नीचे ये चमक गया क्या? देखिए आपका इसका पहली टर्म में फर्स्ट नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है, दूसरी टर्म में 2 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है, तीसरी टर्म में 3 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है। तो ये इस तरीके से लिख सकता हूं ना मैं इसको, nth टर्म को अपॉन में जो आपका डिनोमिनेटर में चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका फार्मूला हमें याद है, इस नीचे वाले इसका फार्मूला याद है ना हमें, क्या होता है? n+1
2n प्लस 1 अपॉन 6, यहाँ से ये कटेगा तो tn आपके पास क्या आ जाएगा 6 अपॉन n प्लस 1, ये आ जाएगा। फिर इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते थे, इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे कैसे सॉल्व करते थे, ये जो आपका डिनोमिनेटर में होता है इसका डिफरेंस क्रिएट करते थे ऊपर, डिफरेंस क्रिएट करते थे ऊपर, तो आपका आ जाएगा क्या n प्लस 1 माइनस n अपॉन n प्लस 1, फिर इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा, इधर आपका ये आएगा, तो ये आ गया tn आपके पास मिल गया है। ठीक है, मीनल देख लीजिए डिनोमिनेटर वाला ये है ना, आप ये देख रहे हो फर्स्ट टर्म में एक नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है, सेकंड टर्म में 2 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम आ रहा है, थर्ड टर्म में 3 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम आ रहा है, तो nth टर्म में n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम आएगा ना, nth टर्म में n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम आएगा। आप इसमें पुट करके देखना वैल्यूज, ठीक है। फिर आपका tn आ गया ना, tn में वैल्यू पुट कर दीजिए, t1 आपका क्या आएगा t1 ये आएगा, फिर t2 कितना आएगा आपके पास, फिर t3 कितना आएगा, इस तरीके से tn आपका कितना आएगा ये आएगा। तो इसका सम कर दें अगर हम, ये LHS का सम कर दें, LHS का सम कर दें तो ये क्या आ जाएगा SN आ जाएगा LHS में, LHS में SN आ जाएगा। और RHS में देखिए ये कट रहा है क्या, RHS में देखिए कटा, ये इससे कट रहा है, ये इससे कटेगा, ये इसके आगे वाले से कटेगा, तो स्टार्टिंग में आपका 1 बच रहा है, फर्स्ट वाला बच रहा है, तो इधर लास्ट में लास्ट वाला बचेगा, इधर ये कटेगा इससे, तो SN हो जाएगा 6 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, ये आ जाएगा। तो SN आपके पास आ गया 6 माइनस, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना SN को, 6n n प्लस 1। तो आपको S11 पूछा है उसने, तो 11 पुट कर दो, इलेवन बाई 2 आ जाएगा। नेक्स्ट बताइए O2 का 5, आलोक O1 का 14 पूछ रहे हो आप, O1 का 14 देख लीजिए, आपको क्या दे रखा है A1 A2 A3 AN आपके पॉजिटिव नंबर्स हैं, और जो प्रोडक्ट है आपका A1 A2 A3 अप टू AN का वो 1 दे रखा है। फिर उसने पूछा देन मिनिमम वैल्यू बताइए इस एक्सप्रेशन की, और वो एक्सप्रेशन क्या दे रखा है 1 प्लस 1 प्लस A1, इस एक्सप्रेशन की आपको मिनिमम वैल्यू बतानी, ठीक है। एक मिनट, O1 का 14, एक मिनट, ये इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू बतानी है आपको। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सेपरेटली AMGM लगा देता हूँ, सेपरेटली इन 3 टर्म में AMGM लगाऊंगा, फिर ये 3 टर्म में AMGM लगाऊंगा, ठीक है। ये पहले बता चुके हैं क्या, ये पहले बता चुके हैं क्या, चलिए तो फिर देख लीजिए, इसमें मैंने देखी कल बताया होगा, तो फिर आपने देख लीजिए, इसमें नोट्स में लिखा होगा, इन 3 टर्म में AMGM लगाऊंगा, इन 3 टर्म में AMGM लगाऊंगा, ठीक है। फिर आगे इस तरीके से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे हम तीनों टर्म्स का, ठीक है। AMGM लगा के फिर कर लेंगे आगे, पहले इन 3 टर्म में लगा लीजिए AMGM, फिर इन 3 टर्म में लगा लीजिए, ठीक है। फिर क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, O1 का 20, O1 का 20 देख लीजिए, ये तो इजी है यार,
इसका एस टी एन क्या लिखोगे आप? देखो टी एन डिनोमिनेटर में जो आ रहा है वो देखो सम आ रहा है। पहली टर्म में 1 आएगा, इसको 1/1 लिख सकता हूं मैं। दूसरी टर्म में डिनोमिनेटर में 2 नेचुरल नंबर का सम आ रहा है। तीसरी टर्म में 3 नेचुरल नंबर का सम आ रहा है। तो फोर्थ टर्म में 4 नेचुरल नंबर का सम आएगा डिनोमिनेटर में। फिफ्थ टर्म में 5 नेचुरल नंबर का सम आएगा डिनोमिनेटर में। इस तरीके से nth टर्म में क्या आएगा? n नेचुरल नंबर का सम आएगा। इस तरीके से लिख सकते हैं ना इसकी nth टर्म। हाँ, तो ये आपका क्या आ जाएगा? देखिए tn 1/n n+1/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। tn ये आ गया आपके पास 2/n n+1। फिर वही डिफरेंस क्रिएट कर देंगे ऊपर, तो आपका इधर n+1 -n और इधर n+1, तो डिवाइड करेंगे ना जब आप इसको, तो क्या आएगा? 1/n और 1/n+1 ये आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए t1 पुट करिए। t1 आपको 10th टर्म तक निकालना है ना, 10th टर्म, तो 2 1 1 पुट करोगे ये, इस तरीके से आएगा ये कट रहा है। देखिए इससे कटेगा, फर्स्ट में फर्स्ट बच रहा है तो लास्ट में लास्ट बचेगा। तो इधर S10 आ जाएगा और इधर आ जाएगा आपका देखिए 1 और इधर 1/11 ये आ जाएगा। इसे सॉल्व कर लेंगे तो 2/10/11 ये आ जाएगा। S20 20/11 आ जाएगा। हाँ शिवम बोलिए, शिवम चौधरी। हाँ सर, O2 का 8th। O2 का 8? हाँ सर। चलिए O2 का 8 देख लीजिए। O2 का 8 देखिए क्या बोला है कि अर्थमेटिक मीन ऑफ 9 नंबर्स। ये 9 नंबर्स दिए हुए हैं, उनका अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो ऐड कर देते हैं सारे नंबर्स को और डिवाइड बाय n कर दोगे, तो नंबर कितने हैं टोटल नंबर्स आपके? 9 है। डिवाइड बाय क्या कर दोगे? 9। डिवाइड बाय 9 कर दोगे, तो डिवाइड बाय 9 करोगे तो इससे 9 से डिवाइड करोगे पहले 9 को, फिर 99 से डिवाइड करोगे, फिर इससे करोगे डिवाइड, तो आपका ये आ जाएगा 1 11 इस तरीके से। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप ऑब्जर्व करो तो इन तीनों को ऐड करोगे तो 111 + 11 + 1 कितना आएगा? 123 आएगा। हाँ वैसे भी लिख सकते हैं आप वानी, वैसे भी कर सकते हैं आप। हाँ वैसे भी कर सकते हैं इसे। ठीक है, अब देखिए इसका जो आंसर आ रहा है 123 आ रहा है, और इन चारों को ऐड करोगे तो 1 2 3 4 आ रहा है। फिर 5 को ऐड करोगे तो 1 2 3 4 5 आएगा। तो इस तरीके से इन सभी को ऐड कर दोगे अगर, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आंसर आ जाएगा। तो इसमें जीरो नहीं है, जीरो नहीं है तो जीरो डिजिट वाला नहीं होगा। और वानी बोल रहे हैं इसको ऐसे भी कर सकते हैं क्या सर? इसको 10 - 1 लिख दीजिए, इसको 10 स्क्वायर -1 लिख दीजिए, इसको 10 क्यूब -1 लिख दीजिए, तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा? 10 की पावर 9 -1। तो एक जीपी बन गई सर इसमें। और ये 1 -1 कितनी बार आएगा? 9 टाइम्स आ जाएगा। इस तरीके से 9 टाइम्स। तो इस जीपी का सम निकाल लेंगे हम, और ये -9, तो इससे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट बताइए। O2 का 17, O2 का 17 देख लीजिए। O2 का 17 जो है ना आपका क्वेश्चन, उसने क्या बोला है देखिए आपसे कि जो समेशन k = 1 to n k² अपॉन समेशन k 1 to n k, इसकी वैल्यू अगर ये इंटीजर है तो इधर क्या आएगा आपका? देखिए n n+1
2n प्लस 1/6 आएगा और इधर आएगा nn प्लस 1/2। तो ये कटेगा इधर इससे और ये इससे कटेगा 3, तो आपका आ जाएगा 2n प्लस 1/3। ये तो ये क्वांटिटी आपकी इंटीजर है, इंटीजर क्वांटिटी है, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है कि n की वैल्यू अगर ऑड है तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। तो ऑड वैल्यू को भी एक उठा लीजिए, ओनली ओनली बोला है, देखिए उसने n अगर एक ऑड ओनली होगा तभी ये पॉसिबल होगा। तो ऑड मैंने उठा लिया, मान लीजिए 3 उठा लिया आपने, तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा और 7। मान लीजिए फर्स्ट जो ऑप्शन बोल रहा है ना उसको, तो मैंने एक ऑड नंबर 3 उठा लिया, तो 2n n की वैल्यू मान लीजिए मैंने 3 उठा ली, तो 2n प्लस 1/3 कितना हो जाएगा, ये 7/3। ये तो इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया आपका। फिर वो बोल रहा है कि इवन ओनली, तो n को मान लीजिए मैंने 2 उठा लिया, तो 2n प्लस 3/3 कितना हो जाएगा 4 5/3। ये भी एक कोई इंटीजर नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट वो बोल रहा है सी, अगर n की वैल्यू 1/6 के फॉर्म की होगी तो क्या ये इंटीजर होगा। तो n अगर 6 के 1 प्लस 6 के फॉर्म का होगा तो 2n प्लस 1/3 क्या हो जाएगा, देखिए इधर n की जगह 1 प्लस 6 के पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 3 प्लस 12 के अपॉन 3, तो ये आ जा रहा है आपका 1/4 के। तो बिल्कुल हाँ ये एक इंटीजर होगा, बिल्कुल इंटीजर होगा, लेकिन उसने ओनली दे रखा है, ओनली दे रखा है। तो ओनली दे रखा है तो इसके अलावा भी तो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इसके अलावा भी तो और पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, लेकिन ओनली लिखने के कारण आपका सी ऑप्शन रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। ओनली लिखने के कारण सी ऑप्शन रिजेक्ट हो जाता है। तो डी देखिए, उसमें डी ने क्या लिखा है, अगर n आपका 1 प्लस 3 के फॉर्म का होगा तो एक इंटीजर होगा। तो बिल्कुल देख लेते हैं हम, 2n प्लस 1/3 में ये डाल देते हैं, ये आ गया इधर से, और ये आएगा 1 प्लस 2 के। तो 1 प्लस 2 के बिल्कुल एक इंटीजर होगा, आपका इंटीजर होगा बिल्कुल, ठीक है। तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसने ओनली नहीं दे रखा है, ठीक है। हाँ चलिए, O2 का 4 एंड 6, 4 देख लीजिए। 4 में क्या दे रखा है, उसने बोला कि एक नंबर है आपके पास 5 प्लस एक्स प्लस 5 1 माइनस एक्स, और एक नंबर है a/2 इस तरीके से, और ये नंबर है 25x प्लस 25 टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। उसने ये बोला कि ये 3 नंबर अगर आपके एपी में हैं तो एक का इंटरवल बताना है, एक किस रेंज में लाया करेगा वो बताना है। तो अगर ये 3 नंबर आपके एपी में है, ठीक है, ये 3 नंबर अगर आपके एपी में है तो 2a इक्वल टू a प्लस सी होगा। ये होगा, यहाँ LHS में 1 आ जाएगा, यहाँ से मैं 5 कॉमन ले सकता हूँ क्या, तो 5 कॉमन लूंगा तो 5x प्लस 5 टू द पावर माइनस एक्स बचेगा इधर, और इस 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 टू द पावर 2x, और इसको लिख सकता हूँ 5 की टू द पावर माइनस 2x। ये तो इसकी मिनिमम वैल्यू बता सकते हो क्या मुझे, इसकी मिनिमम वैल्यू बता सकते हो क्या मुझे, 2 होगी, और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू 2 होगी। MGM लगा सकते हैं ना हम, इसकी मिनिमम वैल्यू भी 2 होगी और इसकी मिनिमम वैल्यू भी 2 होगी, MGM लगा देंगे। तो देखिए इसकी मिनिमम वैल्यू आपकी 2 है, इसकी भी मिनिमम वैल्यू आपकी 2 है, तो 5 इंटू 2 10 हो जाएगा और प्लस 2 12, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू 12 हो जाएगी। देखिए इसकी मिनिमम वैल्यू 2 है और इसकी मिनिमम वैल्यू भी 2 है, तो 5 इंटू 2 होगा तो 10 हो जाएगा, इस पूरे इस टर्म का मिनिमम वैल्यू 10 हो जाएगा, और इसकी मिनिमम वैल्यू 2 है, तो 5 इंटू 2 10 प्लस 2, इस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू आपकी 12 हो जाएगी। मिनिमम वैल्यू मतलब इसके इससे छोटी आपकी ए की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, 12 से छोटी आपकी ए की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसका मतलब ये है। तो मिनिमम वैल्यू आपकी ए की कितनी हो जाएगी 12, और मैक्सिमम वैल्यू तो देखिए इनफाइनाइट आएगी, इनफाइनाइट आएगी मैक्सिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू कैसे पता चला, ये AMGM लगाया ना प्रियांश,
AMGM लगाया तो हमने इस टर्म की मिनिमम वैल्यू निकाल ली, और इसमें AMGM लगाया तो इस टर्म की मिनिमम वैल्यू निकाल ली। तो 5 इंटू 2 10 और इधर 12 2, तो 10 प्लस 2 इसकी मिनिमम वैल्यू 5x प्लस 5 टू द पावर माइनस x की मिनिमम वैल्यू 2 होगी। तो 5 इंटू 2 है तो 10 हो जाएगी इसकी मिनिमम वैल्यू, और उसमें इसकी मिनिमम वैल्यू 2 होगी, तो 2 ऐड कर देंगे तो 10 प्लस 2 12 मिनिमम वैल्यू हो जाएगी एक ही। AMGM लगाया ना, ये तो AMGM लगाया, AM ग्रेटर देन GM। अच्छा हाँ सॉरी, ये डिनोमिनेटर में 2 नहीं होगा, हाँ ये, हाँ सॉरी गलती से लिख दिया था वो मैंने। अब सही है श्रेयस, 5th वाला देख लीजिए, 5th वाला। 5th वाले में देखिए, उसने बोला कि एक इस तरीके से एक रोड है और स्टोन है उसमें, उसने बोला ऑड नंबर ऑफ स्टोन्स। ऑड नंबर ऑफ स्टोन्स मतलब, तो मैं मान लेता हूं कि 2n+1 स्टोन्स रखे हुए हैं, क्योंकि 2n+1 आपका एक ऑड नंबर होगा। तो मैंने मान लिया कि 2n+1 आपके स्टोन्स रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये मान लीजिए ये मिडिल स्टोन है आपका, ये ठीक है, मिडिल वाला स्टोन है ये, और इधर एक स्टोन रखा हुआ है, इधर आपके एन मतलब इस तरीके से स्टोन रखे हुए हैं आपके LHS और R इसमें, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो टोटल नंबर्स आपके कितने, 2n+1 है स्टोन, तो ये आपके कितने होंगे, n स्टोन्स होंगे, ये आपके इधर n स्टोन होंगे, और एक स्टोन आपका इधर होगा मिडिल में। ठीक है, 2n-1 भी हो सकता है राजवीर, 2n-1 भी हो सकता है, लेकिन उससे कैलकुलेशन करोगे तो थोड़ी घटिया कैलकुलेशन आएंगी। ठीक है, अब देखिए, अब आपका जो बंदा है वो यहाँ खड़ा है, ठीक है, और उसको ये वाला स्टोन लेने जाना है, ये वाला स्टोन लेने जाना है, तो वो यहाँ से 10 सेंटीमीटर 10 मीटर चलेगा, 10 मीटर चलेगा, और फिर वापस उस स्टोन को लेके वापस यहाँ आएगा मिडिल में, तो फिर 10 मीटर चलेगा, तो टोटल कितना चलेगा, वो 20 मीटर चलेगा टोटल, पहले स्टोन को उठाने के लिए 20 मीटर चलेगा। फिर ये जो दूसरा स्टोन है, इसके पास जाएगा तो वो 20 मीटर चलेगा, इसको उठाने के लिए जाएगा तो 20 मीटर चलेगा, फिर वापस यहाँ जाएगा उसको रखने के लिए, तो फिर से 20 मीटर चलेगा, तो टोटल कितना चलेगा, 40 चलेगा। इस तरीके से तीसरे को उठाने जाएगा तो कितना चलेगा, 60 मीटर चलेगा। तो इस तरीके से एक एपी बन गई आपकी, एपी बन गई। ठीक है, एपी बन गई, और जिसमें कितने टर्म्स हैं आपके, देखिए n टर्म्स हैं, n टर्म्स। और सिमिलरली वो जब लेफ्ट में जाएगा तो यही प्रोसेस लेफ्ट में भी करेगा, यही प्रोसेस लेफ्ट में भी करेगा। तो अब देखिए इस एपी का सम निकाल के उसको 2 टाइम्स कर दें, क्योंकि लेफ्ट में भी तो यही प्रोसेस चलेगी, इधर n स्टोन है और इधर भी n स्टोन है, तो n/2 2a प्लस n-1 d, d कितना है, 20 मीटर हो जाएगा, और इसका 2 टाइम्स करेंगे। 2 टाइम्स क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए इधर भी तो ये प्रोसेस चलेगी, LHS में आपकी LHS में भी यही प्रोसेस चलेगी, तो इतना जितना वो इधर चला है इन सारे स्टोन को उठाने के लिए जितना चला है, वो इतना इधर भी चलेगा LHS में, क्योंकि LHS में भी आपके n स्टोन्स है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी कितनी आएगी, 4.8 किलोमीटर। तो 4.8 किलोमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो कितना हो जाएगा, ये 4800 मीटर। तो इसके इक्वल कर दोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी। नाउ सॉल्व फॉर n। क्लियर है, क्लियर है क्या? चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिस्कस। बाय बाय टाटा। अच्छा हाँ सुनिए, सभी लोग सुन लिए, सभी लोग सुन लीजिए। आप जो कंपाउंड एंगल का
ड्यूअल सेल्फ 1 है और ड्यूअल सेल्फ 2 है, ये दोनों कर लेना। कंपाउंड एंगल का ड्यूअल सेल्फ 1 और ड्यूअल सेल्फ 2 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है वो। अच्छा ड्यूअल सेल्फ 1 ही करना, अभी ड्यूअल सेल्फ 1 ही करना, 2 मत करना क्योंकि अभी पढ़ाया नहीं है आपको उतना। 1 ही करना, ठीक है। ड्यूअल सेल्फ 1 कंपाउंड एंगल का ड्यूअल सेल्फ 1 ही करना। 1 2 भी कर सकते हो, कर तो 2 भी सकते हो क्योंकि 10th में आपने पढ़ रखा है। ड्यूअल सेल्फ 1 करना है आपको, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी रिवाइज कर लेना सभी, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी रिवाइज कर लेना, कुछ कुछ एनसीईआरटी वगैरह पढ़ लेना ट्रिग्नोमेट्री के, तो कल हम स्टार्ट करेंगे फिर, ठीक है। कल एक रेस भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हम रेस 19 भी डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। रेस 19 18 डिस्कस हो चुकी है क्या? 18 डिस्कस हो चुकी है क्या? रेस 18 रेस 18 तो हो गई है ना डिस्कस? चलिए टाटा बाय बाय बाय।